हेलो एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोध में। हम लोग अभी ग्रेड 10 के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं। पढ़ते वक्त हमने अभी तक इस चैप्टर को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। ये इस सीरीज का बोले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का 6th एपिसोड है और इस चैप्टर में हम लोग बेसिक तौर पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम दो इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे ताकि ऑल द वे हमारा जो बैलेंसिंग का इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। और इसके साथ साथ एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप जब भी क्वेश्चन और जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फॉर एग्जांपल बैलेंसिंग प्रॉब्लम शुरू में बहुत ज्यादा ही परेशान करता है, तो फिर इस परेशानी से उभरने का क्या तरीका है तो छोड़िए मत, आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टीम is passed over a heated iron to form magnetic oxide of iron and hydrogen। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है इसको बैलेंस करने का है और इसके लिए सबसे पहले हमें इस रिएक्शन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑल द वे अगर आपको याद आ रहा हो तो रिएक्शंस को शॉर्ट हैंड मेथड से रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। तो क्या कह रही है कि आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो स्टीम क्या है? स्टीम और कुछ नहीं है, वाटर का एक दूसरा फॉर्म है और गैसेस है। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि ये जो आयरन है जो कि सॉलिड फॉर्म में है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। बहुत बार हमें ये नाम ही नहीं पता चल रहा होता कि भाई मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या है। तो इसके लिए मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो आयरन है वो मल्टीपल वैलेंसी शो करता है और आयनिक फॉर्म शो करता है। उसमें से अगर हम बात करें तो जो दो कॉमन वैलेंसीज हमें देखने को मिलता है वो है Fe2+ एंड Fe3+। तो जब ये Fe2+ ऑक्सीजन के साथ जब ऑक्साइड बनाता है तो फिर बनता है FeO। वही जब Fe3+ ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है तो फिर बनता है Fe2O3। इसको हम कहते हैं फेरस ऑक्साइड। और आप इसको आयरन 2 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। जबकि वहीं Fe2O3 को हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। और इसको आप आयरन 3 ऑक्साइड भी कह सकते हैं। सर आप मैग्नेटिक ऑक्साइड के बारे में बता रहे हो और आप पता नहीं कहाँ Fe2+ Fe3+ की तरफ लेकर जा रहे हो। ध्यान से सुनना है। Fe2+ बोलने का मतलब क्या कि भाई आयरन जो है वो मल्टीपल आयनिक स्टेट्स शो करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो जब ये Fe2+ ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो फिर ये बनाता है FeO। तब हम इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड और आयरन 2 ऑक्साइड। सिमिलरली Fe3+ अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है Fe2O3 जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड और आयरन 3 ऑक्साइड। यहाँ 3 और यहाँ 2 लिखने का यही मतलब है, यहाँ वैलेंसी 2 शो कर रहा है जबकि यहाँ पे वैलेंसी ये 3 शो कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन है ये और कुछ नहीं है, इन दोनों ऑक्साइड का मिक्सचर है। इसका मतलब ये FeO प्लस Fe2O3 ये दोनों मिक्स करके क्या बना देंगे? Fe3O4। इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक
ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ये यही चीज बोल रहा है ये कि जब स्टीम को पास करते हैं हम आयरन के ऊपर से, हीटेड आयरन के ऊपर से, तो फिर वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बनाता है। क्योंकि ऑल द वे हो सकता है कि स्टीम में जो ऑक्सीजन है कुछ आयरन के साथ रिएक्शन करके उसने FeO बनाया होगा, और कुछ आयरन्स के साथ रिएक्ट करके उसने Fe2O3 बनाया होगा। ऑल द वे उस सैंपल के अंदर तो दोनों ही है, एंड दोनों ही है तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों का मिक्सचर मिलकर क्या बना रहा होगा, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन बना रहा होगा। Fe3O4, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। प्लस में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये हमारा रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन का इक्वेशन ये है। लेकिन हम चाहते हैं कि जरा से ये रिएक्शन आपको क्लियर दिखे, इसलिए इसको थोड़ा सा दूसरे इंक को यूज करके इसको लिख लेते हैं। Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। हाइड्रोजन गैस बन रही थी, हमने H2 लिख दिया। सर यहाँ वाटर का फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि ऑल द वे स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है, और स्टीम और कुछ नहीं है, वाटर का गैसेस फॉर्म, तो H2O। अब हमें करना क्या है, हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है, एंड बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 कॉलम्स का यूज करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम देखते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, एक है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन, एंड तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो इतना बड़ा ना लिखकर हम डायरेक्टली इनके सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। Fe स्टैंड फॉर आयरन, H बोले दो हाइड्रोजन, O बोले दो ऑक्सीजन, कैपिटल O है ये। दूसरे कॉलम में हमें लिखना होता है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड। अगर हम रिएक्टेंट साइड बोले तो ये वाला साइड अगर हम चेक करें तो इस तरफ हम देख सकते हैं कि आयरन का एक ही एटम अवेलेबल है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, जबकि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। एंड जो थर्ड कॉलम होता है वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड के लिए, यानी प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं उसी एलिमेंट के। तो प्रोडक्ट साइड में अगर आप चेक कर पा रहे हैं तो आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, देख रहे होंगे, एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑल द वे हमें करना क्या है, हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग मतलब नंबर ऑफ एटम्स को दोनों तरफ इक्वेट करने का है और बराबर लाने का है, सेम करने का है। और हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे होंगे तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगा उसको पहले बैलेंस करो। जैसे कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर आप फॉर्मूला देख लो तो Fe3O4 जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, और इसमें जो 3 है, आयरन आप देख लो 3 है, तो ऑफ कोर्स हमारे रिएक्टेंट साइड में भी आयरन 3 होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक ही है, तो इसको हम 3 करने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 3Fe। अब आयरन तो सर बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम देखें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ये 4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में तो एक ही है। इसको 4 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि वाटर हमें 4 यूज करने पड़ेंगे, ताकि हर वाटर से एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, तो हमें 4 ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि अगर आप 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, हर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन भी तो है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन की संख्या सिर्फ 2 थोड़ी बचेगी,
फिर ये भी 4 गुना हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 8। तो ये जो 4 है, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं आ रहा है, ये इवन हमारे हाइड्रोजन के लिए भी आ रहा है। और यही कारण है कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 8 हो चुके हैं, जो कि पहले सिर्फ 2 थे। तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी 8 करना पड़ेगा, और 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने बैलेंसिंग कर दिया। आप देख रहे होंगे आयरन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ 3 हो गए, हाइड्रोजन के दोनों तरफ 8 हो गए, एंड वही ऑक्सीजन के दोनों तरफ 4 एटम्स हो गए। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया। दूसरा, ऑलरेडी एक केमिकल इक्वेशन दे रखा है हमें, और हमसे कह रहा है कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करो। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे, भाई कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से या कितने कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और साथ में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। यही तो इक्वेट करना है। बैलेंसिंग जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है, एंड मास को कंजर्व करने के लिए आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी कंजर्व। तो यही करेंगे हम, एलिमेंट के एटम्स, हर एलिमेंट के एटम्स की काउंटिंग करेंगे रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। अगर बैलेंस है, अगर सेम आ रहा है तो इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी, नहीं सेम आ रहा है, किसी का भी सेम नहीं आ रहा है, मान लो किसी एक का भी सेम नहीं आ रहा है, तो फिर वो अनबैलेंस होगी, और तब हम उसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला जो एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है वो है मैग्नीशियम, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एंड चौथा ऑक्सीजन। आप चाहो तो इसका पूरा नाम लिख लो, और आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स को यूज करो। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस यही कहती है कि आप सिंबल्स का ज्यादा ध्यान रखो, आप पूरे वर्ड्स को लिखना कम कोशिश करो। सॉरी, ऊपर नाइट्रोजन था बट ये हो गया है हाइड्रोजन, क्या करके सी को चेंज कर देंगे, ये हो गया हाइड्रोजन, हो गया नाइट्रोजन, एंड ओ बोले दो ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ आइटम्स को चेक करते हैं। तो मैग्नीशियम के अगर आप देख रहे हो 3 एटम्स हैं, तो हमने लिख दिया भाई 3 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, बट ऑक्सीजन का यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो 1 एटम है। प्रोडक्ट साइड में अगर हम चेक करें तो मैग्नीशियम का एक ही एटम दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं। सर कैसे? अगर आप ये 2 चेक कर रहे हो तो ये ब्रैकेट के बाहर है, और ब्रैकेट के अंदर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। और ये बात समझो कि अगर मैं लिख रहा हूँ 2x+y, इसका मतलब क्या हो गया कि 2x है प्लस में 2y है, क्योंकि ऑल द वे ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यही चीज है यहाँ पे कि ये जो 2 है ये दोनों के नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई होके उसको डबल कर देगा। तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और साथ में 2 ऑक्सीजन हो गए। नाइट्रोजन को चेक करें तो एक ही एटम हमें दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन का, लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है, ये दूसरी जगह पे भी अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे 3। अब काउंट करते हैं एक बारी, रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम 3 है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ये एक ही है। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ये 5 है। नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ये एक ही है। ऑक्सीजन 1 है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ये 2 हो गया है। क्या करें, जैसा कि मैंने बताया, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले हैं पहले उनको बैलेंस करने की कोशिश करो। तो आप देख रहे हो यहाँ 3 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को 3 करने के लिए मुझे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 टाइम्स करना पड़ेगा।
क्योंकि हर मॉलिक्यूल में 1 mg होगा, तो 3 अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो तीनों में 1 mg, 1 mg, 1 mg, टोटल 3 mg हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम को 3 गुना करने के लिए प्रोडक्ट साइड मैंने 3 कर दिया। लेकिन देखने वाली बात क्या है, जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो भाई ऑल द वे मॉलिक्यूल में तो ये पूरा ही होगा, तो सिर्फ मैग्नीशियम के आइटम्स थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, इवन हमारे ऑक्सीजन के भी आइटम्स बढ़ रहे हैं एंड हाइड्रोजन के भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो 3 है वो हमारे ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। सर आपने ये जो 3 मल्टीप्लाई करा वो हाइड्रोजन के पहले वाले से क्यों मल्टीप्लाई करा, दूसरे वाले से क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 3 आप लेकर आए हो वो इस के लिए लेकर नहीं आए हो जिधर हाइड्रोजन 3 था, आप इसके लिए लेकर आए हो जहां पे हाइड्रोजन 2 है। ऑल द वे ये मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, हम इसीलिए इसी हाइड्रोजन के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो, मैग्नीशियम का तो हो गया भाई। वही ऑक्सीजन को देखें हम, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ये 6 हो गया। अब क्या करना है सर? अब ऑफ कोर्स हमें इसको 6 करना पड़ेगा ऑक्सीजन की तरह। लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है भाई, नाइट्रोजन की कहानी। नाइट्रोजन को चेक करते हैं अगर हम, तो नाइट्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में ये एक ही है। तो प्रोडक्ट साइड में अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं तो फिर नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करते वक्त हमने हाइड्रोजन को भी 2 कर दिया ऑल द वे, क्योंकि ये जो 3 हाइड्रोजन थे, अगर आप 2 मॉलिक्यूल करो, एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है, तो 2 मॉलिक्यूल ले रहे हो तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब हम बैलेंस करें अगर, तो अगर आप देखो हाइड्रोजन को, तो 6 प्लस 6 हो गया 12। ऑक्सीजन है हमारा 6, इसको रिएक्टेंट साइड में भी 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई करा, ये हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 6 2 12। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 12 हो गए, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया था, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया था, ऑक्सीजन भी 6 और 6 बैलेंस हो गया। अब क्योंकि हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सेम हो गए, दोबारा हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए हैं, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। किसी भी केमिकल इक्वेशन को वेल इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए आप कुछ चीजों को ऐड कर सकते हो अपने केमिकल इक्वेशन में। जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इसके साथ साथ एक और स्टेट आप ऐड अप कर सकते हो। एस बोले तो सॉलिड, एल बोले तो लिक्विड, जी बोले तो गैस। इसके साथ साथ आप ए क्यू शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए क्यू का मतलब है एक्वस। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए, मान लो आप किसी रिएक्शन में आप सॉलिड सोडियम क्लोराइड यूज कर रहे हैं, बोले तो नमक यूज कर रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे NaCl सॉलिड। लेकिन आपको लगा पर्टिकुलरली एक रिएक्शन को करवाने के लिए कि वहां सॉलिड नमक काम नहीं करेगा, सॉलिड सोडियम क्लोराइड के जो दाने हैं वो काम नहीं करेंगे, वहां पे आपको मतलब लिक्विड फॉर्म में और उसका सॉल्यूशन जो है वो आपको यूज होना चाहिए। तो आपने क्या करा कि उस NaCl को वाटर में ऐड कर दिया, तो अब जो NaCl मिलेगा उसको हम कहेंगे एक्वस। AQ बोले तो एक्वस, एंड एक्वस का मतलब होता है वाटर का सॉल्यूशन। तो अगर किसी चीज को आपने पानी में ऐड करके यूज कर रहे हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है, और फिर हम उसको AQ से डिनोट करेंगे। तो पहला एडिशनल जो आप यूज कर सकते हो एक केमिकल इक्वेशन को वेल इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए, वो है उसका फिजिकल स्टेट। सॉलिड के लिए एस यूज करेंगे, एल यूज करेंगे लिक्विड के लिए, स्मॉल जी यूज करेंगे गैस के लिए, एंड ए क्यू यूज करेंगे एक्वस के लिए।
एंड एक्वस का मतलब है कि आप उसका वाटर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर सकते हो कि आइदर वो एसिड और बेस डाइल्यूटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर किसी भी एसिड और बेस को पानी में मिलाकर यूज करें, तो ऑफ कोर्स उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो मात्रा है, उसका जो इफेक्ट है, वो कम हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि एसिड एंड बेस के एसिड एंड बेस के वाटर में ऐड करने के बाद यूज करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि वो डाइल्यूटेड है। और अगर बाई चांस आप गाढ़ा यूज करते हो तो फिर हम उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऑफ कोर्स ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस होगा तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, जबकि अगर डाइल्यूटेड होगा तो फिर उसका इफेक्ट और इसका इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। आम तौर पे वो इक्वेशन और उस रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको डाइल्यूटेड एसिड और बेस यूज करना है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और बेस यूज करना है। तीसरी चीज जो अपने इक्वेशन को वेल इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हो वो है हीट चेंज। क्या उस रिएक्शन में और उस इक्वेशन में हीट दे रहे हो और ले रहे हो? अगर उस रिएक्शन को कराने के लिए हीट दे रहे होंगे तो फिर आप लिखो हीट या एनर्जी, आप दोनों बातें बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल द वे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और जरूरी नहीं है कि हर बारी हीट ही उस रिएक्शन, किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और किसी रिएक्शन से सिर्फ हीट ही रिलीज हो, ऐसा कोई गारंटी नहीं। आमतौर पर हीट होता है, इसलिए एनर्जी एंड हीट को लगभग इक्विवेलेंट समझ लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलेटेड है किसी रिएक्शन से, तो फिर आप उस चीज को भी मेंशन कर सकते हो कि इस टाइम इस रिएक्शन में आपने एनर्जी दी है और उससे मिली है। एंड चौथी चीज आप लिख सकते हैं कंडीशंस, कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे रिएक्शन हो रहा है। मैं दो तीन रिएक्शंस को दिखाऊंगा और उन्हीं दो तीन रिएक्शन से समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो आप कैसे एक वेल इन्फॉर्म्ड केमिकल इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं वो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन और इक्वेशन। तो वहां हुआ क्या था सर, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, एंड इन दोनों का रिएक्शन हुआ था, एंड रिएक्शन के बाद बना था ग्लूकोज, प्लस में ऑक्सीजन बना था। अब देखो ये जो है ये आपका एक क्या कहेंगे, एक बेसिक सा केमिकल इक्वेशन। लेकिन इसको इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने सबसे पहले स्टेट मेंशन कर दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में, वही ग्लूकोज जो है वो आम तौर पे सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर होता है। आपने फिजिकल स्टेट लिखकर आपने एक इंफॉर्मेशन को डाल दिया है इस इक्वेशन में कि भाई इनका क्या क्या फिजिकल स्टेट है। इसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ में क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल में। तो ये आपने क्या करा, ये एक इंफॉर्मेशन और कंडीशन को मेंशन कर दिया कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन अगर मैं दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, कि हमने जिंक का रिएक्शन कराया डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ। अब ये डाइल्यूटेड है और तब जाके क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। आपने यहां पर एसिड किस टाइप का यूज करा, आपने आइदर आपने कॉन्सेंट्रेटेड और वाटर में एडेड एसिड यूज करा है, क्योंकि हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए वाटर में एडेड H2SO4 को यूज करा, बोले तो डाइल्यूटेड H2SO4 को यूज करा। इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई डाइल्यूटेड एसिड हम यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक रिएक्शन याद आ रहा हो
तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच एक रिएक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से अमोनिया बन रहा था, अमोनिया गैस बन रही थी। अब ये रिएक्शन जो है, ये डिमांड करता है कि भाई 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान दो, 200 एटीएम का प्रेशर दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 एटीएम हो, और साथ में एक कैटलिस्ट यूज करें हम, जो कि है Fe। इसका मतलब ये कि इस रिएक्शन को वेल इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए मैंने वो सारे के सारे कंडीशंस को मेंशन कर दिया जो कि रिक्वायर्ड है। मैंने मेंशन करा कि टेम्परेचर क्या चाहिए, मैंने मेंशन करा कि प्रेशर क्या चाहिए, और मैंने इवन ये भी मेंशन करा कि व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें कौन सा कैटलिस्ट चाहिए वो भी मेंशन कर दिया। अब सवाल यही आया कि सर कैटलिस्ट किनको कहते हैं? तो कैटलिस्ट और कुछ नहीं होते, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं दैट चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस यूज होगा, उस केमिकल सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे दो लोगों में तू तू मैं चल रही थी, वो कहता मैं तुझे मार दूंगा, दूसरा कहता मैं तुझे मार दूंगा। अभी सिर्फ इनमें बहस ही हो रही है। उतने में एक व्यक्ति आते हैं, ए भाई, तुमको पता है ये तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऑल द वे वो जो एक्टिविटी चल रही थी और वो जो प्रोसेस हो रहा था, उस प्रोसेस को बूस्ट कर दिया। और इनकी इस कथनी की वजह से ये एक्टिविटी, ये प्रोसेस जो है, ये हाई हो गया। इनमें भाई साहब पहले बातचीत ही चल रही थी, अब लाभ से भी चल रहे हैं। कुल मतलब टोटलिटी में अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति जो है, ये एक तरीके की कैटलिस्ट है। लेकिन ये तो ह्यूमन है, लेकिन हम जब बोलते हैं कैटलिस्ट तो हम बात करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की। ऐसे ही कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, जो कि रिएक्शंस को बूस्ट करने के लिए या रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने और घटाने के लिए, चेंज करने के लिए, क्योंकि ऑल द वे एक शायद रिएक्शन को बूस्ट करा है, तो दूसरा कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन के रेट को स्लो भी कर सकता है। तो कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। अब चेंज करना बोला है मैंने, तो कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा। तो ये जो नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, इनको हम इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, कोई हीट दे रहे हो आप, और कोई प्रेशर लगा रहे हो उस रिएक्शन को कराने के लिए, तो आप ये जरूरी कंडीशंस को भी मेंशन कर सकते हो, ताकि हमें हमारी जो इक्वेशन है, हमारी जो रिएक्शन है, वो काफी ज्यादा ही वेल इन्फॉर्म्ड लगे। इसके साथ साथ किसी रिएक्शन में हो सकता है कि आपको हीट मिल रही होगी, तो आप वहां लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मीथेन की जब बर्निंग करी थी, तो मैंने बताया था कि भाई जब मीथेन को जलाओगे तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मिलेगा, साथ में एनर्जी भी मिलेगी। तो आप लिख दो भाई कि एनर्जी हमें मिल रही है एज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। आप यहाँ इस रिएक्शन को कराने के लिए कोई एनर्जी नहीं दे रहे, तो आप ये हीट चेंजेस और एनर्जी चेंजेस को भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे, क्या क्या चीजें, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दो, कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर दो अगर एसिड और बेस है तो, हीट और एनर्जी चेंजेस को मेंशन कर दो, एंड साथ में कंडीशंस को मेंशन कर दो। तो फिर आपकी जो केमिकल इक्वेशन होगी वो काफी ज्यादा ही इन्फॉर्म्ड होगी, और वो रिएक्शन के हर एक पैमाने को बता रही है। ये कुछ एडिशनल्स आप यूज कर सकते हैं। और अब हम लोग बात कर सकते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस। मैं प्लीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपको स्क्रीन पे जो केमिकल रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्लास 10th के लिए ठीक ठाक है। लेकिन आगे जब जाएंगे तो हमने केमिकल रिएक्शंस के और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस करे हैं।
तो क्लास 10th के हिसाब से हमें इन्हीं कुछ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है, और जो एडिशनल्स होंगे वो हम धीरे-धीरे एक-एक करके समझाते रहेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको 2 टाइप के केमिकल रिएक्शंस को समझा दिया है, जिसमें से एक है एक्ज़ोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ऐसे रिएक्शंस जिनसे हीट और एनर्जी गेन होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्ज़ोथर्मिक कहते हैं। जबकि ऐसे रिएक्शंस जिनको कैरी ऑन कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आमतौर पे हमें किन-किन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करनी है वो चीज़ देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नाम में ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। जब हम एसिड बेसिस के बारे में पढ़ रहे होंगे तब हम इस रिएक्शन के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है, इन्हीं रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, और हम इनके बारे में भी समझेंगे। हम समझेंगे कि रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं। और कुल मिलाकर हमें लगभग इतने सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस को पढ़ना है। यहाँ मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन एक ही टाइप को फुलफिल करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स को फुलफिल कर रहा हो सकता है कि एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उसके साथ-साथ वो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है। हो सकता है कि एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, उसके साथ-साथ वो एंडोथर्मिक भी है। ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझना कि एक रिएक्शन एक ही टाइप का होगा, वो मल्टीपल टाइप का भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो सवाल आया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किन्हें कहते हैं? नाम में पता चला है कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें कॉम्बिनेशन होगा और चीजें कंबाइन होंगी। इन रिएक्शंस को अगर हम जनरल टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या होगा कि एक केमिकल सब्सटेंस ए होगा, दूसरा केमिकल सब्सटेंस बी होगा, एंड ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब क्या कि रिएक्टेंट साइड तो आपको एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन वही प्रोडक्ट साइड अगर आप चेक करेंगे तो आपको सिंगल केमिकल सब्सटेंस देखने को मिलेगा। यही चीज कह रही है कि रिएक्शंस इन विच टू और मोर elements or compounds combine together to form single compound are called combination reactions। ऐसे reactions जिसमें दो या दो से ज्यादा elements और compounds रिएक्ट करके अगर सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं तो फिर हम उसको कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि रिएक्टेंट साइड हो सकता है कि जो केमिकल सब्सटेंस ए लो वो भी एक एलिमेंट हो, केमिकल सब्सटेंस बी लो वो भी एक एलिमेंट हो, एंड ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड। हमेशा ऑल द वे कंपाउंड क्या होता है, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स अवेलेबल है, तो एक कंपाउंड है। तो ऑफ कोर्स अगर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो दोनों के ही एटम्स आ रहे हैं, तो बनेगा तो कंपाउंड। तो कुल मिलाकर कहने का ये कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होगा तो प्रोडक्ट के रूप में आपको हमेशा कंपाउंड देखने को मिलेगा। तो पहला हो सकता है ये एलिमेंट एलिमेंट के बीच रिएक्शन हो रही हो, दूसरा हो सकता है कि एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच रिएक्शन हो रहा हो और उसके बाद एक कंपाउंड बन रहा हो, एंड तीसरा हो सकता है कि कंपाउंड एंड कंपाउंड के बीच रिएक्शन हो रहा हो। कंपाउंड वन रिएक्ट कर रहा हो कंपाउंड टू से और तब बन रहा हो हमारा एक न्यू कंपाउंड एक्सवाइजेड। तो यही चीज कह रहा था कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड, भाई मैं पहले बोल रहा हूं दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस एक बेसिक चीज दिखाने के लिए मैंने बस क्या करा है कि दो ही एलिमेंट और कंपाउंड्स को यूज करा हुआ है। तो हर तरह के जो
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पॉसिबल है वो यहाँ लिखे हुए हैं कि एलिमेंट एलिमेंट के बीच कोई रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच कोई रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, एंड फाइनली कंपाउंड कंपाउंड के बीच रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एलिमेंट एलिमेंट की बात करूं, टाइप वन की बात करूं, टाइप वन का मतलब एलिमेंट एलिमेंट के बीच, तो नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बना रहा है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन जो है वाटर सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर बना रहा है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ऑल द वे ये रिएक्शंस और ये जो इक्वेशन रिएक्शन के जो इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं, ये बैलेंस नहीं है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इनको बैलेंस करो, क्योंकि ऑल द वे इनको आज प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपकी बैलेंसिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ये तो एलिमेंट एलिमेंट के बीच रिएक्शन हो रही है। तो ये हो गया हमारा टाइप वन रिएक्शन। टाइप टू रिएक्शन क्या था कि एक एलिमेंट का रिएक्शन एक कंपाउंड के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ तब जाके बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये काफी फेमस रिएक्शन है। होता क्या था कि जो हमारी गाड़ियां होती थी उन गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती थी। अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सबसे ज्यादा डेंजरस है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑल द वे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो डायरेक्टली हमारे हेमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप इनहेल करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा लगाव हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो फिर हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन ना लेकर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेता है, और फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सेल्स में जाता है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर रिएक्शन होती है और उसकी वजह से आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल पाती। अब ये दिक्कत हमें दिख रही थी, और हमें ये भी दिख रहा था कि गाड़ी चाहिए भाई, लेकिन गाड़ियों की खामी क्या है कि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा कि जो साइलेंसर्स होते हैं उनमें हमने ऑक्सीडाइजर्स लगाए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैस रिलीज होके साइलेंसर से जब पास हो रहा होता है, तो वहीं साइलेंसर में एंट्री करते ही ऑक्सीडाइजर से ये रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जब साइलेंसर से बाहर निकलेगा तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगी। और इस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि ऑल द वे हमारे लिए इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ करती है। तो ये है टाइप टू रिएक्शन, जिसमें क्या होता है एक एलिमेंट का रिएक्शन कंपाउंड के साथ एंड रिएक्ट करके फाइनली एक सिंगल कंपाउंड कॉम्बिनेशन, भाई जुड़ने के बाद एक ही कंपाउंड बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है, एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो मल्टीपल कंपाउंड्स नहीं बन रहे, प्रोडक्ट के रूप में एक ही चीज है हमारे पास। यहाँ एक रिएक्शन जो टाइप वन में मैं दिखाना चाहता हूं वो है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच, एंड फाइनली बन रहा है HCl गैस। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, एंड ये बन रहा है HCl गैस। इसी गैस को जब वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो हमें मिलता है HCl एक्वस। वाटर में डिजोल्व होने के बाद जो चीज मिलेगी वो है HCl एक्वस, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आम तौर पे अगर कहीं भी बोला जाता है कि भाई एसिड यूज करें, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करें, तो आप देखना ध्यान से, वहां लिखा रहता है HCl एक्वस। तो ये इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में बहुत फेमस रिएक्शन है, और HCl गैस से हम लोग क्या करते हैं, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और इसको पानी में ऐड करके हमने क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। ये टाइप टू रिएक्शंस है जिनमें एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच, आप देख रहे हो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें दो तरह के एलिमेंट्स के एटम अवेलेबल है, एक कंपाउंड है। तो ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, एंड इनके बीच रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है। फिर आ गया हमारा टाइप थ्री रिएक्शन, एंड टाइप थ्री रिएक्शंस में क्या होगा, टाइप थ्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि दो कंपाउंड्स होंगे, एंड इन दोनों कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा, हमें एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड वन का रिएक्शन कंपाउंड टू के साथ होगा, और तब जाके हमें फाइनली एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिखाऊं, एक रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ, काफी फेमस रिएक्शन है। ऑल द वे जब दिवाली के टाइम में आप चूना व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए आप चूना लेकर आते हैं, तो ये हमारा क्विकलाइम है, और इसको वाटर में आप ऐड करते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल टर्म्स में बोलते हैं। वाटर में ऐड करते हैं, तो क्विकलाइम का पानी में ऐड करना, इसको स्लेकिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेकिंग। ऑल द वे मैंने क्या किया है, मैंने क्विकलाइम को पानी में ऐड किया है। टेक्निकल टर्म्स में आप कह सकते हो कि आपने स्लेकिंग करा है। तो स्लेकिंग करने के बाद जो चीज फाइनली हमें देखने को मिलेगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो क्विक लाइम का जब स्लेकिंग कर दिया हमने, तो स्लेकिंग करने के बाद जो चीज हमें दिखाई दी उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। सर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इनमें एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स अवेलेबल है, कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, और फाइनली एक नया कंपाउंड हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ दो कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एक एक सिंगल एक कंपाउंड प्रोडक्ट के रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है टाइप 3 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बन गया तुम्हारा भाई स्लेक लाइन, और इसी की हम लोग कहते हैं करते हैं व्हाइट वॉशिंग। लेकिन आपने नोटिस करा होगा, व्हाइट वॉशिंग कर दी आपने, 2-3 दिनों बाद वो चीज चमक मारने लग जाती है। ऐसा क्यों? तो इस चीज को बस समझते हैं कि होता क्या है कि ये जो स्लेक लाइम होता है वो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। ये वाटर तो सूख जाता है 2-3 दिनों के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये कि आपकी दीवार पे जो परत जम गई है वो है कैल्शियम कार्बोनेट की, बोले तो एक मार्बल की पतली सी परत जम गई है, और लाइट पड़ेगी मार्बल के ऊपर तो आप समझ सकते हो कि वो चमक मारेगी मारेगी। तो व्हाइट वॉशिंग हम क्यों भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की व्हाइट वॉशिंग कर दोगे, और मतलब पेंट चूना लगा दोगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, एंड फाइनली क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। जो दूसरे टाइप के रिएक्शंस हमें पढ़ने का है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ऑल द वे मैंने पहले दिखा दिया है कि बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ना है। आज की क्लास में हम सिर्फ दो ही रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी धीरे धीरे हम आगे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, रिएक्शंस इन विच single compound breaks down to form two or more simpler substances। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल कंपाउंड, लेट अस सपोज कोई कंपाउंड है ए बी, और वो टूट गया ए प्लस बी, ए केमिकल सब्सटेंस बी केमिकल सब्सटेंस में। डिकम्पोज होने का क्या मतलब है? डिकम्पोज होने का मतलब ये ऐसा टूटना। तो ए बी नाम का एक केमिकल सब्सटेंस था जो कि टूट गया ए और बी में, इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि डिकम्पोजिशन कराने के लिए जब भी आप तोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ये एनर्जी आप दे सकते हो इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इन फॉर्म ऑफ सनलाइट। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप हीट दे रहे हो उसको हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको करवाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सिंपल टर्म्स में इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको करवाने के लिए आप लाइट दे रहे हो, सनलाइट दे रहे हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। तो कुल मिलाकर मैंने क्या बताया कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होगा जो कि टूटने के बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा। वो प्रोडक्ट आपके एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। दोबारा बोलो मैं,
प्रोडक्ट के रूप में ये जो ए केमिकल सब्सटेंस है ये एलिमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ही हो। ये जो बी है इसका कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट ही हो सकता है कि ये एक कंपाउंड हो एंड बी एक एलिमेंट हो। कुल मिलाकर एक कंपाउंड 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 में टूट सकता है, कंपाउंड एलिमेंट में टूट सकता है और एलिमेंट एलिमेंट में टूट सकता है। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन फॉर्म ऑफ सनलाइट। अगर आप किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हीट दे रहे हो तो फिर हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रोलिसिस। और किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए अगर आप सनलाइट दे रहे हो, फोटो मतलब सनलाइट, तो फिर हम उसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। फोटो शब्द फोटोन से लिया गया है और इसीलिए हम इसको, और सनलाइट, लाइट के अंदर जो होता है वो फोटोन्स होते हैं, ऐसी अब तक थ्योरी कहती है। तो कुल मिलाकर ये, इसीलिए हम इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि इसमें सनलाइट को यूज करते हैं। जो इम्प्लिसिट टर्म आपको समझना है वो ये कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि मैंने ऑल द वे एक चीज बोला है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। और यही कारण है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होंगे वो आपके किस तरह के रिएक्शंस होंगे, तो ये आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। एक एक करके हर रिएक्शन को देख लेते हैं और लास्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस को समझेंगे हम। तो पहला आ गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। ए बी को तोड़ने के लिए आपने हीट दिया एंड फिर ये ए एंड बी केमिकल सब्सटेंसेस में टूट गया। भाई सब्सटेंस के रूप में एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आप हीट दो एंड जब आप हीट दोगे तो फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिंक कार्बोनेट की बात कर सकते हो, इसको हीट दो तो फिर ये जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इन रिएक्शंस को कैरी ऑन कराने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी का कौन सा फॉर्म दे रहे हो, तो सर हीट फॉर्म दे रहे हो। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये आपके थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है। दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहते हैं। यानी एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर है, वाटर से हाइड्रोजन आजकल काफी प्रचलन में है भाई, पानी से हाइड्रोजन बनाने का। और उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो वाटर में हमने क्या करा कि इलेक्ट्रिक करंट पास करा और ये आपका डिकम्पोज होके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमें हाइड्रोजन गैस मिल गई। हाइड्रोजन गैस का प्रचलन क्यों है, क्योंकि ऑल द वे हम चाह रहे हैं हाइड्रोजन बेस्ड या फिर हाइड्रोजन फ्यूल्ड कार्स वगैरह बने, इंजन बने, ताकि ऑल द वे हाइड्रोजन क्या है, इससे कोई हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं हो रही। तो ये हाइड्रोजन प्रिपेयर हम कहाँ से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, क्योंकि आप हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर रहे हो, तो और यूज क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक करंट। तो डिकम्पोजिशन कराने के लिए आपने इलेक्ट्रिक करंट यूज करा है, इसलिए हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्लीज यहाँ पे एलिमेंट देखकर ये मत समझने लग जाना कि सिर्फ एलिमेंट ही मिलेंगे। मैं पहले ही बोला हूँ कि भाई एलिमेंट भी मिल सकता है, कंपाउंड भी मिल सकता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि जब हमने जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया था तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कंपाउंड थे। हमें कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं, एलिमेंट भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तीसरा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस।
फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर आयोडाइड, इसको हमने सनलाइट दिया और ये टूट गया सिल्वर प्लस आयोडीन में। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हमने सनलाइट दिया और ये टूट गया सिल्वर प्लस ब्रोमीन। ब्रोमीन गैस यहाँ से रिलीज हुई, आयोडीन गैस नहीं, तो ब्रोमीन गैस रिलीज हुई। अब आप देख रहे हो कि एजीआई और एजीबीआर, इनको तोड़ने के लिए हम लोग सनलाइट को यूज कर रहे हैं, एंड सनलाइट के यूज होने की वजह से सिल्वर मिल रहा है, साथ में आयोडीन एंड ब्रोमीन गैसेस मिल रही है। डिकम्पोजिशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। किसकी मदद से हुआ है? हीट की वजह से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से नहीं, सनलाइट की मदद से। इसीलिए हम इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई जो हमारा सिल्वर आयोडाइड होता है, इसका कलर होता है व्हाइट, जबकि सिल्वर का कलर जो होता है वो सिल्वरी कलर ही होता है, जो कि ग्रे होता है। ऑल द वे आप देख रहे हैं ग्रे कलर हमें दिख रहा है, भाई व्हाइट चीज डाली थी हमने, ग्रे कलर दिख रहा है, तो उसका मतलब जरूर जो सिल्वर आयोडाइड है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है, और जो आयोडीन रिलीज हुआ वो गैस बन के उड़ गया होगा। और जो एजीबीआर होता है इसका कलर येलो होता है। ये दोनों के दोनों केमिकल रिएक्शन जो है ये फोटोग्राफी में काफी ज्यादा ही यूज होती थी पहले, होती हैं। अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। और आपने क्या जाना कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन बेसिस कि आप कौन सी एनर्जी दे रहे हो। अगर आप एनर्जी के रूप में हीट दे रहे हो तो फिर वो थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हो। और अगर आप सनलाइट दे रहे हो तो फिर आप उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे और फोटोलिसिस कह सकते हो। इसके साथ साथ यूजेस, हम कहाँ ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को यूज करते हैं और यूज होते हैं। तो यूज होता है भाई, अगर हाई रिएक्टिव मेटल्स को देखो, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको गेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करके हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हम मेटल वाले चैप्टर में समझेंगे। दूसरा, अगर आप देखो तो आप फूड खाते हैं और फूड में स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, बट बॉडी को स्टार्च और प्रोटीन नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर, सब लोग जिम वाले भी यही कहते हैं प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। ऑल द वे, आपकी बॉडी को ना ही प्रोटीन चाहिए, ना ही आपकी बॉडी को स्टार्च चाहिए। आपकी बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, आपकी बॉडी को चाहिए अमीनो एसिड। ये मिलेंगे कहाँ से? ये मिलेंगे स्टार्च से। तो होता क्या है कि स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, और जब वो टूटेगा तो बनेगा ग्लूकोज। फूड में स्टार्च होता है, तो वो जो फूड आप खाते हैं जिसमें स्टार्च है वो अंदर में जाके डिकम्पोज होता है, एंड डिकम्पोज होके सिंपलर शुगर, सिंपलर क्या कहते हैं शुगर्स में कन्वर्ट होता है, जो कि जैसे कि ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से प्रोटीन जब आप खाते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाके टूटता है और कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स में। डिकम्पोजिशन के बाद बनता है अमीनो एसिड। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ ये डिकम्पोजिशन कराने के लिए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट लगते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। एंजाइम्स की मदद से स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। ऑल द वे, आज की क्लास में हमने 2 टाइप के रिएक्शंस के बारे में जाना है। हमने जाना कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें कुछ रिएक्शंस को देखा, उनकी इंपॉर्टेंस समझी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट करा। फिर उसके बाद हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने 3 तरह के देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर अभी तक हम देखें, शुरू से लेकर अब तक हमने पढ़ लिया फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में, हमने पढ़ लिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में, हमने पढ़ लिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, और उसी में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था।
फिर हमने जाना केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और केमिकल इक्वेशन को पढ़ते वक्त हमें एक चैलेंज था कि भाई सिंबल्स क्या कैसे यूज करेंगे, फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, और इसीलिए हमने आयंस मॉलिक्यूल एंड केमिकल फॉर्मूला का एक टॉपिक पढ़ा था। फिर हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा, और आज की क्लास में हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस को शुरू कर दिया। लगभग चैप्टर के एंड पर ही हम लोग 1 से 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस में अभी तक हम 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। प्लीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी तक ये सारी चीजें देख चुके हैं। आप प्लीज क्या करेंगे कि घर पे रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट्स होंगे उनको कमेंट में पब्लिश करें। इसके साथ साथ 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको खुद ट्राई करना है। फिर हम अगली क्लास में इन्हीं दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और अपना चैनल है ना भाई, उसको बढ़ाने का भी तो है। तो हम सभी का क्योंकि अपना ही चैनल है, तो प्लीज फिर इसको आगे बढ़ाएं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।